हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं की विषय हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और इसमें हम काव्य बोध डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हम भाषा बोध, गद्य खंड के प्रश्नोत्तर, निबंध, पत्र लेखन, ब्रिज कोर्स के प्रश्न सभी कंप्लीट कर चुके हैं। कृतिका भाग 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उनको भी देख लेना। चैनल प्लेलिस्ट पर जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी के सभी अंक आपके महत्वपूर्ण है, सभी इकाई के ब्लूप्रिंट के आधार पर। तो आज हम काव्यपोध देखेंगे। काव्यपोध के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं सभी को देखेंगे। तो चलिए, ब्लूप्रिंट में देख सकते हैं आप। ब्लूप्रिंट में किस प्रकार से इसमें दिया गया है सभी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ब्रिज कोर्स, पत्र लेखन, अपठित बोध, गद्यखंड, निबंध लेखन, कृतिका भाग 1, भाषा बोध, ये सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम काव्यबोध करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपका पद्यखंड आएगा। ठीक है, तो पद्यखंड के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज हम देख सकते हैं काव्यबोध। और काव्यबोध में 10 अंक आपके पूछे जाएंगे काव्यबोध से। 5 वस्तुनिष्ठ होंगे, 1 2 अंक का प्रश्न होगा, 1 3 अंक का। इस प्रकार से आपके 10 अंक आपके टोटल पूछे जाएंगे काव्यबोध से। कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे कि रस की परिभाषा, अंग भेद, उदाहरण सहित, और अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, छंद की परिभाषा, मात्रिक, वर्णिक छंद या दोहा और चौपाई। तो ये सब आपसे पूछ सकते हैं इनमें। तो चलिए हम देखते हैं काव्यबोध के महत्वपूर्ण प्रश्न, और सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे, वस्तुनिष्ठ हो या 2 अंकीय या 3 अंकीय। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देख सकते हैं आप, काव्यबोध इकाई क्रमांक आपका 5 है, और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंक के होंगे। तो हम ऐसे देख चुके हैं इसको। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 अंक का होता है आपका। एक वाक्य में उत्तर देना है, महाकाव्य का कलेवर कैसा होता है? तो ये विस्तृत होता है। गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखिए। रामचरितमानस। एक खंड काव्य का नाम लिखिए, कोई भी आप लिख सकते हैं। पंचवटी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक इसमें अगला क्वेश्चन है, काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? 2। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं अगला जो है इसमें क्वेश्चन, सत्य सत्य छाट कर लिखिए। रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, कथन आचार्य विश्वनाथ का है, बिल्कुल सत्य है ये। प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध होता है, ये भी सत्य है। खंड काव्य में अनेक सर्ग होते हैं, ये नहीं है सत्य, क्योंकि इसमें कुछ ही सर्ग होती हैं। महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, ये असत्य है। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, ये असत्य है। खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत नहीं होती है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होता है, तो ये सत्य है। ठीक है, इस प्रकार से सभी को आप याद कर लीजिए, सत्य सत्य। अब हम देखते हैं इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन है, कविता के बाहर रूप का संबंध खालिस्तान पक्ष से है, तो ये अभिव्यक्ति से है, अभिव्यक्ति पक्ष से। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। पंचवटी खंड काव्य है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। महाकाव्य के जीवन के खालिस्तान का वर्णन किया जाता है, तो किसी घटना का या समग्र रूप का? तो समग्र रूप, महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का वर्णन किया जाता है। ठीक है, फोर्थ वाला। और अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थान ही है इसमें भी। रिक्त स्थान में चौपाई एक मात्रिक छंद है, इसको आप कर लीजिए आंसर याद। और 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण। ठीक है, तो गण आप लिख लेंगे इसमें सही आंसर। ह्रस्व स्वरों पर ह्रस्व मात्रा लगती है, ह्रस्व। ठीक है, गणों के खालिस्तान रूप होते हैं, तो गणों के 8 रूप होते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम देखते हैं सही विकल्प जो आपके बन सकते हैं इससे। ठीक है, काव्यबोध से। तो प्रश्न क्रमांक 5वां है, इसमें निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर लिखिए। जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बार बार अलग हो, वहाँ अलंकार होता है, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। पीपर पाथ रथ मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, जहाँ एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार आप लगा लेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार। चारुचंद की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है आपका अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से सभी आप कर लीजिए, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा। और रिक्त स्थान फिर से देख सकते हैं आप यहाँ पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति, चूंकि इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 पूछे जाने हैं। ठीक है, तो पहला है, अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को वृद्धि करता है।
आवश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य में वृद्धि करता है। उपमेय में उपमान का आरोप, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अलंकार का सामान्य अर्थ गहना होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 30 शब्दों में जो 2 अंक के प्रश्न हो सकते हैं आपके काव्यबोध से, तो 30 शब्द में आपको इसके आंसर लिखने होंगे। प्रश्न पहला है, जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं? तो पंडित जगन्नाथ के अनुसार रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। मुक्तक काव्य की परिभाषा लिखिए। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण रहता है। छंदों में पूर्वापर संबंध नहीं रहता, अतः छंदों या गीत का क्रम बदल लेने पर भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती। प्रबंध काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए, इसको भी आप लिख सकते हैं। प्रबंध काव्य में कथावस्तु के अनुकूल घटना विशेष का क्रमबद्ध रूप से काव्यात्मक वर्णन होता है। इसके 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य। उसके बाद अगला है, रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। काव्य को पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने पर पाठक, श्रोता या दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस की परिभाषा सहृदय के हृदय में स्थित, परिभाषा 1 और परिभाषा 2, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर रस की उत्पत्ति होती है। बतरस लाला चिलाल के उदाहरण आप देख सकते हैं। बतरस लाला चिलाल की मुरलीधरी लुकाए, सोए करे बोहन हसे देहन कहे नट जाए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर उदाहरण सहित लिख सकते हैं। छंद की परिभाषा भी आप देख सकते हैं और लिख सकते हैं। उत्तर आपको साथ में दिया गया है, आप इसी से पढ़ के सीधा याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, अलंकार की परिभाषा लिखिए। इंपॉर्टेंट है ये अलंकार की परिभाषा। अब 3 अंक के जो क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं इस इकाई में से, अब वो देखते हैं हम। 50 से 75 शब्द में आपको ये आंसर लिखने होंगे। कविता के कितने पक्ष होते हैं, वर्णन कीजिए। कविता के 2 पक्ष होते हैं, अनुभूति और अभिव्यक्ति। कविता का बाह्य पक्ष, कविता का आंतरिक पक्ष। तो ये आप इसको स्वयं ही देख लीजिए आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है, काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए। तो काव्य के प्रकारों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। भाषा के माध्यम से सौंदर्य अनुभूति की अभिव्यक्ति काव्य है। काव्य के भेद निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो काव्य के भेद दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य, और श्रव्य काव्य को प्रबंध और मुक्तक में बांटा गया है, और प्रबंध काव्य को महाकाव्य और खंड काव्य में बांटा गया है, और मुक्तक काव्य को पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक में बांटा गया है। तो इनको आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है, आप चार्ट से भी दिखा सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं। और मुक्तक काव्य को प्रकारों की तालिका बनाइए। तो मुक्तक काव्य के जो पाठ हैं क्या हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। तो पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी, मतीराम, नीतिपरक, दोहित इनके उदाहरण हैं। और गेय मुक्तक में तुलसीदास, मीरा, सूरदास और कबीर के आदि के भक्तिपरक गेय पद। तो ये सब आप देख लीजिए इनके आंसर। और महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना इसी की है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में 3 अंतर लिखिए। तो महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर, ये आप लिख सकते हैं। महाकाव्य में जीवन के समग्र रूप का वर्णन होता है, इसमें किसी एक अंश या घटना का वर्णन होता है। खंडकाव्य में 1 सर्ग होता है और महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। रामचरितमानस अपवाद है इसका, क्योंकि उसमें 7 सर्ग हैं। और महाकाव्य का नायक धीरोदार व महान होता है, और खंड काव्य के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, तालिका द्वारा दर्शाएं। तो इस प्रकार से आप सभी को दर्शा सकते हैं। रस के प्रकार और उनके स्थायी भाव लिखिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। रस के प्रकार और स्थायी भाव सभी को आपको याद ही होंगे ये, तो फिर भी आप एक बार सबको रिवीजन कर लीजिए सबका। श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। श्रृंगार रस के भेद लिखिए। ये वाले क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको दिए गए हैं, सभी को आप पढ़ते जाइए। और आपने पहले भी इनको पढ़ा होगा, तो सभी को आपको एक बार पढ़ देना है। देखिए, सबकी परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं। जैसे शांत रस की पूछा है तो सहृदय, यहाँ पर आपको एक चेंज करना है बस। सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद, जैसे यहाँ पर निर्वेद लिख दिया तो यहाँ पर अपन जैसे इसमें पूछा है रौद्र, तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वहाँ पर क्रोध लिख लेंगे, बाकी सेम ही वह रहता है परिभाषा में। और जैसे यहाँ पर लिख दिया कि सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव से सहयोग होता है तो वहाँ पर शांत रस होता है। इसी प्रकार सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। इस प्रकार से सभी रसों की परिभाषा आप बना सकते हैं। कोई भी पूछे जाए आपको उदाहरण याद करना होगा, ठीक है, तो ये उदाहरण आप याद कर लीजिए। और विध्वंस रस, भयानक, अद्भुत रस, करुण रस और हास्य रस, वात्सल रस, सभी की परिभाषा आप बना सकते हैं उसी तरीके से। स्थायी भाव लिख देना है बस, ठीक है। और छंद में मात्रा लगाने के नियमों को लिखिए, तो ये नियम है।
और छंद के कितने भेद होते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 19। चौपाई की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इनको आप लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर है, एक मात्रा के लिए आपको इस प्रकार से बनाना होगा, दो मात्राओं के लिए इसके लघु, ये लघु होता है, ये दीर्घ होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर सा में दो मात्रा है तो इसलिए हमने दीर्घ बनाया है। इस प्रकार से सभी आप देख सकते हैं, इनको गिन भी सकते हैं मात्राएं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो आप गिन के देख लीजिए, सभी 16 ही 16 होंगी। ठीक है, और अब हम आगे देखते हैं दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। तो दोहा का उदाहरण दिया, अलंकार के कितने भेद हैं लिखिए। ठीक है, तो शब्द अलंकार की परिभाषा, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, यमक अलंकार की परिभाषा, ये सब जो क्वेश्चन है 3 अंक के प्रश्न हैं, पूछे जा सकते हैं। श्लेष अलंकार की, अर्थ अलंकार की परिभाषा, सभी के आंसर साथ में दिए गए हैं, आप आंसर सीधे याद कर सकते हैं। ठीक है, और मॉड्यूल बनाने में सहभागी रिसोर्सेज पर्सन, तो इनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं क्योंकि बच्चों के लिए इतने अच्छे क्वेश्चन बैंक इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। और इस प्रकार से हमने आज देख लिए हैं, इस प्रकार से सभी काव्यबोध के प्रश्न देख चुके हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो जल्द ही हम आपको बता देंगे, तो वो भी आप कर लेना इसी प्रकार से। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।